बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हम प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे मुल्क की मईशत का, इस वक्त जो महंगाई है उस पे, और ख़ास तौर पे हमारे साथ एक खुसूसी मेहमान है जिस पे हम एजुकेशन पे बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज पे बात करेंगे, उनकी अपनी स्ट्रगल पे बात करेंगे कि उन्होंने कितनी जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है। एक ऐसे फैमिली से हैं जिनके वालिद साहब की इस जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा एक काम है, और वो आदमी हैं जो MRD तहरीक में आखिरी कैदी थे जो जमहूरियत के लिए जेल गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्माइल राव साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध, यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपके ऊपर थोड़ी सी, आपके फैमिली के ऊपर, आपके वालिद साहब के ऊपर, आपके जो भाई थे मोहम्मद सिद्दीक़ साहब, उसके ऊपर बात करें। आपके वालिद साहब की जमहूरियत के लिए बहुत स्ट्रगल थी और वो प्रॉबली आखिरी कैदी थे MRD के तहरीक में भी जब अरेस्ट हुए। तो अपनी कुछ फैमिली स्ट्रगल के बारे में बताएं ना। जैसे हुसैन थेबू साहब आपने बताया, तो बिल्कुल बेशक मेरे वालिद साहब शहीद फाजिल राव साहब की बेपनाह बड़ी जदोजहद है, और जमहूरियत के हवाले से यकीनन जो MRD मूवमेंट थी उसको ऑर्गेनाइज करने में और उस जदोजहद को कंटिन्यू रखने में और तसलसल के साथ उस जदोजहद को आगे बढ़ाने में, चलाने में उसका एक बहुत बड़ा किरदार था। उसको ऑर्गेनाइज करने में मतलब मेरे ख़्याल में 1979 था जब अक्टूबर में शहीद फाजिल राव और रसूल बख्श पलीजो साहब ने एक हारी कॉन्फ्रेंस की थी, जब जनरल ज़िया अभी भुट्टो साहब को भी ताज़ा शहीद किया गया था, फांसी दी गई थी। तो अक्टूबर में मेरे ख़्याल में ये पहला एक बड़ा इज्तिमा था पाकिस्तान जो के अंदर। वालिद साहब और हमारे गांव में ही वो हुआ, हारी कॉन्फ्रेंस के नाम पे वो हुआ, और उसके बाद वो क्रैकडाउन हुआ और सबको जेल में डाल दिया गया। पलियो साहब को भी, बाबा शहीद को भी, और जो दूसरे हमारे साथी थे सबको, कई उनको कोड़े मारे गए, कई उनको सज़ाएँ दी गई। उसके बाद 2 साल के बाद बाबा जैसे रिलीज़ हुए तो MRD की ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो चुकी थी। फिर ज़ाहिर है वो बेगम नसरत भुट्टो साहिबा से मिले, अवामी तहरीक उसका हिस्सा बनी, और शुरू में अवामी तहरीक को एज ऑब्ज़र्वर रखा गया था, उसको मुबस्सर के तौर पर लिया गया था कि भाई वो एक इलाकाई पार्टी है और उस लिए उसको उसकी जो है मुल्की सतह पे उसका नहीं है तंजीम वगैरह या ऑर्गेनाइजेशन। तो लेकिन फिर MRD की तहरीक को मेरे वालिद साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया, जदोजहद की पूरी सिंध के अंदर वो चले, और फिर बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन था जमहूरियत के हवाले के लिए। और उसके साथ साथ फिर मतलब शहीद फाजिल राव की जो जदोजहद है वो बेसिकली वो मतलब इंसाफ पसंद थे, और उसमें जो एबिलिटीज़ थी, काबिलियतें थी, जो उसकी खूबियाँ थी वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो नाइंसाफ़ी किसी के साथ भी हो और मज़लूम के साथ वो होते थे। मज़लूम का साथ देना उसकी पूरी ज़िंदगी का असूल था, चाहे वो कोई भी हो, मज़लूम जो भी हो, और जो ज़ालिम हो, और चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी ताकतवर हो, चाहे इलाके का कोई छोटा बंदा हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे कोई हुक्मरान हो, कोई चाहे मार्शल डिक्टेटर क्यों ना हो, लेकिन वो उसके सामने डट जाते थे, वो खड़े जाते थे। आप उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे और आपके भाई भी थे सिद्दीक? जी, मेरे भाई थे मोहम्मद सिद्दीक राव, और जब फिर अब तो खैर देखें अभी भी इस वक्त भी लोग कहते हैं कि जी हम वो जेल भरो तहरीक चल रही है। तो जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि अवामी तहरीक ने 2 जेल भरो तहरीकों में हिस्सा लिया। सबसे पहली 1978 में जब सहाफ़ियों की तहरीक चली थी, और उस तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया था अवामी तहरीक ने। और ऐसा होता था कि एक बंदा सहाफ़ी होता था और एक अवामी तहरीक का बंदा, 2 मिलके यहाँ कराची से गिरफ्तारियाँ देते थे।
तो उस वक़्त भी उसमें भरपूर हिस्सा लिया। फिर उसमें भी मतलब ये नहीं था होता था कि ये लोगों को भेजना है, कारकुनों को भेजना है। उस वक्त भी मेरे भाई जो उस वक्त उसकी उम्र मेरे ख्याल में 22-23 साल थी, उसने साफ़ी बन के गिरफ़्तारी दी उसमें। और ये पार्टी बाबा का फ़ैसला था कि नहीं, हम शुरुआत अपनों से करेंगे, अपने घर से करेंगे। तो उसने गिरफ़्तारी थी, उस पर बहुत बड़ा तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में उसको बीमार भी हुआ, उसको अटैक हुआ बीमारी का। और उसी बीमारी की वजह से फिर 1984 में उसका एक्सीडेंट हुआ, तो वो उसका इंतकाल हो गया। हम इलाज भी नहीं कर सके, इसलिए कि वो MRD मूवमेंट में पार्टी का फ़ैसला था, वो रूपोच था। और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ तो ज़ाहिर है रूपोची की हालत में उसका इलाज करना पड़ा। बाबा जेल में था, उसको फिर ले आए थे कुछ चंद घंटों के लिए पैरोल पे, जो तदफीन। उस वक्त 28 साल उम्र थी मेरे भाई बड़े की, और 2 साल उसको शादी को हुए थे। तो फिर जब MRD की मूवमेंट चल रही थी, मुझे आज ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी ऐलान हुआ है कि जी जेल भरो तहरीक का, लीडर साहब बैठा हुआ है प्लास्टर चढ़ा के और जमानत लेके। तो MRD मूवमेंट चल रही थी, तो उस दौरान बाबा भी जेल में थे, सब हमारी तकरीबन क़यादत लीडरशिप पूरी जेल में थी। लोग अवामी तहरीक पीपल्स पार्टी के साथ तसलसल के साथ गिरफ्तारियाँ दे रहे थे। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि थोड़ी धीमी पड़ने लगी तहरीक गिरफ्तारियों। तो फिर अवामी तहरीक ने फ़ैसला किया कि उसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए और क़ुव्वत देने के लिए औरतों की गिरफ्तारियाँ वॉलंटरली, ये मेरे ख़्याल में, मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे याद है कुछ पहले भी गिरफ्तारियाँ हुई थी जब कुछ हारियों के इशूज़ थे, कोटली बैरेज की ज़मीनों की बहाली का मसला था, या कुछ और इशूज़ में भी सिंध की औरतों ने गिरफ्तारियाँ दी थी। लेकिन इसमें फिर गिरफ्तारियाँ देने के लिए पार्टी ने फ़ैसला किया। तो बाबा उस वक्त सेंट्रल जेल हैदराबाद में थे, तो मेरे साथ तय हुआ कि जी फ़लानी जगह से पहली गिरफ्तारी होगी, हैदराबाद से ही औरतें गिरफ्तारियाँ देंगी रज़ाकाराना तौर पर। तो फैसला हुआ कि जी वो लिस्ट बना ली गई 1 महीने के लिए, 1 माह के लिए 60 औरतों की लिस्ट बना ली गई कि जी ये औरतें होंगी जो रोज़ 2 गिरफ्तारियाँ देंगी हैदराबाद से। तो वो फिर मेरे साथ पार्टी के, क्योंकि मुलाकात पे मैं तसल जाता था बाबा जहाँ भी होते थे, तो वहाँ उसके साथ उसको सामान पहुँचाना वगैरह, या कोई मैसेज होते थे या पार्टी की तरफ से मैसेज होते थे तो वो पहुँचाता था, उनकी तरफ से कोई भी हिदायत होती थी तो वो मैं ले आता था, पार्टी के दोस्तों और साथियों तक पहुँचाता था। तो वो फिर मेरे साथ कुछ और दोस्त भी चले, हम बाबा के पास चले मुलाकात पे। तो बाबा को उन्होंने लिस्ट पेश की कि ये औरतें हैं, हमने फ़ैसला कर लिया है और फ़लानी तारीख को जो है वो गाड़ी खाता चौक, ये जो गाड़ी खाता चौक हैदराबाद का, यहाँ से गिरफ्तारियाँ होंगी पहली। फिर तसलसल के साथ प्लेसेस, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ तो फिर पुलिस खड़ी होगी, तो चेंज स्पॉट्स जो होंगे वो MRD में यही होता था कि मर्द भी गिरफ्तारी देते थे, कारकुन भी देते थे, तो वो अपना वो लोकेशंस तब्दील करते थे। बड़ा वो अच्छा इस वक्त मौका भी है उस बात का, उस वक्त की गिरफ्तारियां और आज जो हमारे इमरान खान साहब कह रहे हैं इनकी गिरफ्तारियां। मैं आता हूँ उस पर, मैं थोड़ी फ़कत एक ये बात कर दूँ कि फिर वो जब लिस्ट दी बाबा को हमने, तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन इन औरतों में से उस दिन कोई गिरफ्तारी नहीं देगी, जो हमने तय किया हुआ था। अच्छा। पार्टी ने फैसला करके, तो शायद पार्टी साथी भी ये समझे या मैं भी ये समझा कि शायद प्रोग्राम नहीं है औरतों की गिरफ्तारी देने का, ये शायद। तो पूछा कि मैं तो बाबा ने कहा नहीं, प्रोग्राम है, बिल्कुल गिरफ्तारियाँ देंगे, लेकिन शुरुआत मेरे और पलियो साहब के घर से होगी। क्या बात, मतलब तो फिर जो पहली गिरफ्तारी थी वो मेरी पुफी मरियम राहू ने और पलियो साहब की जो बहन थी गुलाम फातिमा पली, मतलब वो फाजिल राव साहब की अपनी बहन। हाँ बिल्कुल, पहली गिरफ्तारी मेरी पुफी यानी शहीद फाजिल राव की छोटी बहन और पलियो साहब की बहन, उन्होंने दी थी, शुरुआत की थी। पलियो साहब भी जेल में थे, वो तो कोट लखपत जेल में थे उस वक्त भी, और बाबा उस वक्त सेंट्रल जेल हैदराबाद में थे। अभी मिलाना चाह रहे हैं ना सर कि वो गिरफ्तारियां। हाँ, तो अब वो जेल भरो तहरीक का आपने जिक्र किया, तो ऐसे तो तहरीकें नहीं चलती। फिर देखें, फिर तहरीक उस वक्त तो
खामोशी होती थी, पाबंदी होती थी, आप एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते थे। अभी तो हम आपके सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं, वो जो लीडर है वो टीवी से उतरता नहीं है, 24 घंटे टीवी पे बैठा होता है। भाई उस वक्त इजहार की आज़ादी नहीं थी, आप एक बात नहीं करते थे, एक बिल्कुल सेंसरशिप होता था। 5 लोग भी जमा करने पे जो होती थी वो पाबंदी आयद होती थी। अब तो वो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये भी बताएं सर कि शहीद फाजिल राव साहब को जो मारा वो तो कोई चांग कम्युनिटी थी, ये क्या उनका क्या तनाज़ा था? ये उसी जो मार्शल्लाह के साथ उनका कोई कंटेंट? देखें, शहीद फाजिल राव की जो शहादत थी वो यकीनन वो कंप्रोमाइज़ करने वाले शख्स नहीं थे, वो असूल पसंद थे और उसने कभी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ नहीं किया कोई भी। तो फिर जाहिर है उसको शायद उस वक्त जो हुक्मरान थे और शायद उसको नाकाबिले बर्दाश्त थी उनकी शख्सियत और उनकी जदोजहद, और ख़ास तौर पर वो उन हालात में और जो एक पाकिस्तान जिन कंडीशंस में था, सूरत हाल में था, तो फिर अवामी तहरीक की जदोजहद, उसकी तंजीम, उसका असर रसूख और पाकिस्तान के मखसूस हालात, आप जानते हैं उस वक़्त के इंटरनेशनल सारे जो हालात थे उसमें जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, तो उसमें फिर ज़ाहिर है उसको शहीद कर दिया गया। आप मुख्तलिफ पार्टियों में रहे, PMLN के आप प्रेसिडेंट भी रहे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस वक्त हैं, आप अभी सिटिंग प्रोविंशियल मिनिस्टर भी हैं। कौन सी पार्टी में ज़्यादा डेमोक्रेसी, क्योंकि आपके वालिद साहब ने जमहूरियत के लिए ख़ास तौर पे जो है ना वो स्ट्रगल की? बिल्कुल, उसकी पूरी ज़िंदगी जदोजहद थी। उस खाली जमहूरियत के लिए जदोजहद नहीं की शहीद फाजिल राव ने। यकीनन जमहूरियत जब मजलूम बन गई, जब सियासी पार्टियां मजलूम बन गई, तो वो जमहूरियत के लिए उठ खड़े हुए कि जी पाकिस्तान में बिल्कुल ये हक जो फ़कत और फ़कत हक है, हुक्मरानी का हक पाकिस्तान की आवाम को है, वो जिसको भी दें। तो उसने हारियों के लिए कोटली बैरेज की ज़मीनों की बहाली के लिए, कोटली बैरेज की ज़मीनों को जो लोकल मकामी लोग हैं उनको हक दिलाने के लिए, और छोटी छोटी जदोजहदें, नीलाम बंद करो तहरीक जो उसने चलाई वो थी, वोटर लिस्टें जो आपको पता है कि ये जब पहले होती थी वो सिंधी में नहीं होती थी, उसने मूवमेंट चलाई हो, फिर भी वोटर लिस्टें जो हैं वो लिस्ट में सिंधी में छपनी चाहिए ताकि हमारे जो लोग हैं वो समझ सकें, पढ़ सकें। आमतौर पर जो है हमारे एरिया के जो लोग हैं सिंध के देही इलाकों के, वो नहीं पढ़ सकते या समझ सकते उर्दू, लेकिन ज़ाहिर हमारी ज़बान है, उसमें हमारा हक है, उसी में छपनी चाहिए। इसी तरह उसकी बहुत सारी तहरीकें उसने चलाई और उसका फिर उसमें सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता था। आजकल के दौर से अगर उसको कंपेयर करें तो कौन सी पार्टी है जिसमें जमहूरियत है? देखें, जमहूरियत पार्टियों में अभी देखें, मैं समझता हूँ कि अगर पार्टियों को तसलसल के साथ जमहूरी सिस्टम चलता रहे और जमहूरियत पे जो है वो ये शबे खून न मारा जाए, तो पार्टियों के अंदर जमहूरियत आस्ते आस्ते आती रहेगी। पार्टियाँ वही सर्वाइव करेंगी, अवाम के अंदर वही मकबूलियत हासिल कर पाएंगी और वही अपनी मकबूलियत बरकरार रख पाएंगी जो जमहूरियत के साथ चलेंगी और जमहूरी उसूलों को अपनाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अहम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी सरिश्ता जो है वो सिस्टम है वो चलता रहना चाहिए और फैसला हक़ हुक्मरानी अवाम का हक़ है और उनको फ़ैसला करने का हक़ मिलता रहे तो पार्टियां भी अपने वक्त के साथ आस्ते आस्ते मैच्योर होते जाएंगी और उनमें भी जमहूरी कल्चर, अगर कोई कोताहियाँ और कमियां हैं बिलाशुबा, तो वो भी आस्ते आस्ते उसमें वो कम होती जाएंगी और जैसे जैसे मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी उसी तरह पार्टियों के अंदर जमहूरी कल्चर भी मजबूत और मुस्तहकम होगा। राइट, इस्माइल राव साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी मज़ीद हम PDM पे बात करेंगे, नई हुकूमत पे बात करेंगे। PDM वजूद में आई कि जी महंगाई है तो उसके लिए हुकूमत आई, तो क्या अभी महंगाई ख़त्म हो गई? एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास मदरसा, हमारे पास प्राइवेट एजुकेशन, हमारे पास गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम, हम इसमें कहाँ कॉम्पीट करते हैं? इंटरनेशनल हमारा अगर कंपेरिजन किया जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम सर्दी, इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान का रोल क्या है? अभी जो फ्लड आया उसमें UN ने पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया। इन तमाम बातों पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है इस्माइल राहू साहब से, प्रोविंशियल मिनिस्टर, यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड कोस्टल डेवलपमेंट। सर, आपके वालिद साहब की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल थी ना, वो जो लोगों में शहीद फाजिल राव साहब जो है वो पॉपुलर हैं, वो हारी तंजीम की वजह से ज़्यादा है। पाकिस्तान 70% जो है वो एग्रीकल्चर मुल्क है। आप कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर के मिनिस्टर भी रहे। क्या आप समझते हैं कि वाकई हारी किसान फार्मर को हक मिल रहा है? देखें, हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम मैं समझता हूँ कि अपने मामलात को ठीक करते हैं, जैसे ठीक है कहीं ऐसा होगा कि नहीं भी मिल रहा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी जगहों पे जो है वो हम अगर इन जनरल हुकूमतें अगर कहीं कोई कंप्लेन होती है कोई किसी सूरत में, तो यकीनन हुकूमत का काम है कि उस पर एक्शन ले। अगर किसी भी हारी के साथ या उसका कोई हक नहीं मिल रहा है, कोई वो एक वायोलेशन हो जाती है एज अ हारी, उसका जो हक है या एज ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी कोई भी अगर नाजायज़ी होती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे जो इस मामले में पाकिस्तान में जागीरदारी को ख़त्म करने के लिए रिफॉर्म्स, बहुत बड़े रिफॉर्म्स ले आए थे। और जो बीज शुरू में जो ज़मींदार नहीं हारी देता था, ये भी भुट्टो शहीद का फैसला था जो वो ले आए थे कि जी नहीं, बीज जो है वो ज़मींदार देगा, किसान नहीं देगा, हारी नहीं देगा। ठीक, तो लेकिन ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर को मजबूत करते हैं, मुस्तहकम करते हैं, तो जो अब ज़ाहिर अब बड़े जागीरदार तो नहीं है ना, हमारे पास मेजॉरिटी जो है अगर हम निकालते हैं, एज मुझे वैसे भी थोड़ा अंदाज़ा था, लेकिन जब मैं एग्रीकल्चर को लुक आफ्टर कर रहा था तो उसमें मुझे काफ़ी मामलात में हमें जब एदाद व शुमार को देखते थे या हमें लेने पड़ते थे या कंपेयर करने पड़ते थे, तो फिर उसमें अंदाज़ा होता था कि हम ज़्यादातर जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है वो छोटी एरादी जो हमारी है, यानी अगर आप 20-25 एकड़, यानी कोई वक्त था, ज़माना था जब हारफ शर्ट कंडीशंस पे, यानी जो हारी है किसान है उसको, जब शुरू में मुझे याद है, मैं देखता हूँ कि जब कोटली बैरेज की पुरानी जो लैंड अलॉटमेंट्स हैं, लैंड ग्रांट्स हैं, वो 32 एकड़ थी, फिर वो 24 एकड़ हुई थी, फिर वो 16 एकड़ हुई। तो ज़्यादा होल्डिंग्स जो हैं, मेजॉरिटी हमारी ज़मीनों की अभी भी जो है वो आप छोटे काश्तकार हैं जो उनके पास है, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो खुद काश्त करते हैं, कई छोटे उनके होंगे, मदारे भी होंगे, हारी भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर वो फार्मर है जो उनकी अपनी ज़मीन है, वो खुद आबाद करते हैं। तो बेसिकली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट रही है, कोशिश रही है कि मुआवजा, जो अजनास का मुआवजा जो है, जो फार्मर पैदा करता है, जो पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक ड्रॉबैक रहा है, यानी जो पैदावार हर जो भी चीज़ पैदा होती है, प्रोड्यूसर जो होता है वो अपनी चीज़ की मुकर्रर करता है। ये अगर गिलास बनाए तो ये फैक्ट्री वाला कीमत मुकर्रर करेगा कि जी इसकी ये कीमत है, ये अगर कप बनाए तो उसको बनाने वाला मुकर्रर करेगा, ये गिलासेस पड़े हैं, ये मोबाइल पड़ा है, ये वो बनाने वाली जो कंपनीज़ होती हैं वो मुकर्रर करती हैं कि जी इस चीज़ का जो है कीमत, जो रेट होगा, नर्ख होगा, वो ये होगा। लेकिन जो ज़रिए अजनास हैं उसमें फ़र्क ये है कि वो ख़रीदने वाला रेट मुकर्रर करता है कि क्या रेट होगा उसका। तो अगर उसमें बैलेंस ना हो और उसको अगर हम मॉनिटर न करें तो फिर बड़ा एक इम्बैलेंस हो जाती है सिचुएशन। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा ये उसकी एफर्ट रही है और कोशिश रही है कि जो फार्मर है, जिसमें इंटरेस्ट ज़ाहिर है, मैंने जैसे पहले कहा आपको अर्लियर कि उसमें ज़्यादातर फार्मर जो हमारा छोटा फार्मर है और किसान, और दोनों एक दूसरे के साथ उनका जो है जो मुश्तरका है उनका मुफाद उसमें, तो वो कोशिश हमारी यही होती है कि फार्मर को हम सही रेट दें, उनकी जो अजनास पैदा होती हैं वो सही मार्केट की कीमत पे उनकी खपत हो और उसमें कोई उसके साथ ज़्यादती ना हो। तो उसमें हम कोशिश, आपको पता है कि जैसे अभी गंदम का रेट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया, का हमें बड़ा दबाव भी रहा, प्रेशर भी रहा। जब हम 2000 रेट मुकर्रर कर रहे थे तो उस वक्त भी हम दबाव का शिकार थे, और इस वक्त भी हमने 4000 जब मार्केट में, क्योंकि ये आपको पता है कि जब हमने कहा उसमें कि जी हम जो बाहर से ला रहे हैं वो उससे ज़्यादा महंगी पड़ रही है,
और क्यों ना हम उसका जो है वो हम अपना जो फार्मर है उसको जो है उसका बेनिफिट मिले, बाहर क्यों जाए। तो कोशिश होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, गवर्नमेंट की, हुकूमत की मिले। और फिर उसमें एग्री, आपको पता है कि दूसरी जो बड़ी बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, उसमें बीबी शहीद ने शुरुआत की उसकी। और अब तो खैर अभी तो लैंड अलॉटमेंट्स बंद हैं ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से, लेकिन वुमेन, आपको पता है कि खेतों में काम करने वाली सबसे ज़्यादा औरतें होती हैं जो एग्रीकल्चर में, जो काश्तकारी में जो 70% जो वर्कर है, एग्रीकल्चर वर्कर, वो जो है वो ख़वातीन हैं जो काम करती हैं। तो उनकी, लेकिन उनकी उसमें काम मेहनत की कोई रिकग्निशन ना तो उनके घर में होती है और ना ही वो एक्नॉलेजमेंट उनको कोई सोसाइटी में मिलती है। यानी वो डबल स्टैंडर्ड जो होता है उनकी एक्सप्लॉइटेशन का, एक तो जाहिर है तो वो होती, तो उसको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाली जो खातूनें कम करती हैं, तो उन ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए इकोनॉमिकली जब तक उनको ज़ाहिर है स्ट्रेंथन ना किया जाएगा, जैसे ये बिस्प का एक प्रोग्राम शुरू किया गया आसुदाई साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में, तो इस तरीके से बीबी शहीद ने भी फैसला किया कि जी अब जो ज़मीनें अलाटमेंट होंगी वो औरतों के नाम पे, जैसे पहले ये पहले नहीं होता था, पहले मर्द को ज़मीनें मिलती थी जो ख़ास तौर पर हारब शर्तों की, लेकिन अब औरत भी को भी मिल सकती थी, लेकिन अब लाजम हो गया, कंडीशन हो गई कि जी घर की जो औरत होगी उसके नाम पे ये अलॉटमेंट होगी। वन ऑफ द स्टेप टू वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा सर, आप ये नहीं समझते कि नाउ वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज, हमारी जो एग्रीकल्चर्स के जो अभी तक टूल हैं, जो हम एग्रीकल्चर की हमारा जो मेथड, वो बिल्कुल पुराने दौर का है, जिसमें हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, पानी का वेस्टेज बहुत है, हमारे पास मशीन्स नहीं है जो दुनिया में जिस तरह से है। क्या हम बहुत पीछे हैं? बिल्कुल, आपने जो मसले जिसकी निशानदेही की थे वो साहब, वो बिल्कुल ही वैलिड है और मैं समझता हूँ कि बड़े कंसर्न है हमारे, और उसमें हुकूमती सतह पे हम कोशिश भी कर रहे हैं। अब देखें, बहुत सारे चैलेंज हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क को, हमारी कौम, हमारे मुल्क को बहुत सारे और मामलात में बड़े बड़े चैलेंज हैं और जिनको हम फेस कर रहे हैं, इसी तरह ज़ाहिर है पाकिस्तान की अब भी इकॉनमी का इन्हिसार, हमारा जो है वो मेन जिसको रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं वो एग्रीकल्चर है, जिसमें हमारे दो चार ये बड़े क्रॉप्स आ जाते हैं, शुगर कैन है, कपास है, चावल है और गंदम है। तो अब उसमें हमें काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस करनी पड़ेंगी, वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें क्रॉप पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, हमें जो पानी का जिस तरीके से रवाजी तरीके से जैसे आपने कहा, उसमें हमने कुछ इक़दामात भी किए हैं, हालांकि वो नाकाफ़ी हैं, या हम कह लें कि जी बस ये इक़दामात इतने काफ़ी हैं, अब कुछ सब नहीं, लेकिन ये एक शुरुआत है, स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे, आपको पता होगा एग्रीकल्चर में हम गवर्नमेंट और कुछ बाहर के इदारों से मिलके हम कुछ ऐसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सब कुछ करेंगे। जब हम लेते हैं, देते हैं फार्मर को सब्सिडी पे लैंड लेवलर, लेज़र लैंड लेवलर, तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम हर एक ग्रोअर को, फार्मर को देंगे। लेकिन जब लैंड लेवलर अब आम है, लेज़र लैंड लेवलर, और वो एक गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि जी इसके साथ अगर लेवलिंग की जाएगी तो फसल भी, क्रॉप भी अच्छा होगा और कम पानी की खपत में, थोड़े पानी में भी वो पानी, वो सरफेस लेवल्ड होगा तो वो पानी जो है वो कम उसमें खपत। तो अब लोगों के पास अपने भी लोगों ने शुरू किए हैं, तो इस तरीके से हमने ड्रिप का प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है सब्सिडी पे। हम जो कैनाल्स की लाइनिंग हम कर रहे हैं और वाटर कोर्सेज की लाइनिंग का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें अब मुकम्मल तो नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि हम 50% से ज़ायद हम वाटर कोर्सेज जो हैं सिंध के, उनकी लाइनिंग उनको पुख्ता कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि बिल्कुल हमें जो टेक्नोलॉजी है जिससे हमें जो ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे बागात हैं, या जो इवन हमारे मेन क्रॉप्स हैं उसमें कम लॉसेज हों। अभी इस वक्त जो है पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज हैं हमारे, यानी वो मार्केट टू शेल्फ जो उसका प्रोसीजर है हमारा, जो हम पूरा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, वो हमारे पास इस वक्त नहीं है। वो लाजमी है, हमें लाना है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। राइट, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। इस्माइल राव साहब से गुफ्तगू जारी है, छोटा सा कमर्शियल।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है इस्माइल राहू साहब से, प्रोविंशियल मिनिस्टर सिंध। सर, आप आते हैं आपकी मिनिस्टर के ऊपर क्लाइमेट चेंज। अभी क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम सर्दी, एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम फ्लड, फिर उसमें अभी यूएन में भी बात हुई जिसमें हमारी जो माहौल को ख़राब करने में कंट्रीब्यूशन 1% है, तो वो डैमेजेस हमें पे कर। इसके लिए आपने क्या लाएमल किया है कि ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो? हुसैन साहब, जैसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जैसे अब हम बहुत बड़ी तबाही से दो चार हुए हैं और अभी तक उससे निकल नहीं पाए हैं। अभी तक वो जो उसकी वजह से इश्यूज़ पैदा हुए हैं या मामलात हैं, अभी भी हमें उनको फेस करना है। हमारे लोग अभी भी उसी में फंसे हुए हैं और हुकूमतें हमारी कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरीके से, एक तो वो फेस था शुरू का कि चलो ठीक है, जितनी बारिशें हुई, लोग डिस्प्लेस हुए, लोग यहाँ जिसमें पानी में फंसे तो उनको रेस्क्यू करना, उनको एवेक्यूएट करना, उनको सेफर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करना, पहुँचाना, फिर उनको जो है फूड और एसेंशियल मटेरियल मवाद उसको पहुँचाना। लेकिन अब उससे ज़्यादा बड़ा जो चैलेंज है वो रिहेबिलिटेशन का है, चाहे वो घर हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हों, चाहे वो एग्रीकल्चर। अभी इस वक्त भी आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ डी वाटरिंग नहीं हो पाई, और अभी बहुत सारी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ रबी का क्रॉप भी वो हमारा काश्तकार जो है वो काश्त नहीं कर पाया, इसलिए कि पानी की वजह से, या पानी निकल नहीं पाया, या पानी की वजह से वो जो पानी सब मिक्स हो गया तो उसकी वजह से ज़मीनों की जो क्वालिटेटिव चेंज आई, ज़मीनों में जो सैलिनिटी बढ़ गई, तो उस वजह से ज़मीनें इस काबिल नहीं रहीं कि उनमें एकदम हम जो है रबी का क्रॉप काश्त कर पाएँ। तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जैसे आपने भी कहा कि जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं उसकी जो एमिशन है उसमें पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है लेस दैन 1%। लेकिन जोग्राफिकली पाकिस्तान जहाँ लोकेटेड है और हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो कोई जैसे चाइना है, बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ टन्स जो है वो पैदा कर रहा है, फिर ईरान है उसमें, फिर इंडिया है, तुर्की है, इस तरीके से रशिया है हमारे नज़दीक है, वो भी हमारा पड़ोसी तो नहीं है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये वो ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा कोई ये ममालिक जो हमारे इर्द गिर्द ममालिक हैं वो जो दुनिया के अंदर ग्रीन ये एमिशंस पैदा हो रही हैं, गैसेस पैदा हो रही हैं, ये 35% ज़ायद जो हम जिनके दरमियान बैठे हुए हैं, हमारा मुल्क लोकेटेड है, वो पैदा कर रहे हैं। की स्ट्रेटजी क्या बनाई है? तो अब देखें इसमें बहुत सारी हैं मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होंगी। एक तो है कि ये कोई सूबाई इशू नहीं है, ये कोई एक मुल्क का इशू नहीं है, ये बल्कि रीजनल भी नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू है जिसमें पूरी दुनिया को इसमें हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत हद तक कामयाब गई। अब जो COP27 था उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का, वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ज़बरदस्त बहुत इनिशिएटिव हो। हम दुनिया को मनवाने में कामयाब हुए कि भाई ये पाकिस्तान जिस डिज़ास्टर का जो तबाही आई है हमारी, उसमें वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है, और इसमें वो फिर आपको पता है कि वो लॉस एंड डैमेज फंड भी जो काफ़ी एजेंडा पे भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से वो G77 में एजेंडा में भी आया और उसको एक्सेप्ट भी किया गया। तो एक तो खैर वो ग्लोबली सारी चीज़ें कर, एक है कि हम किस तरीके से अगर इस किस्म की आफत से फिर दो चार होते हैं तो हम क्या इक़दाम करें, वो हम उस पर काम कर रहे हैं कि हम अगर बारिशें होती हैं, चाहे वो दरियाई सैलाब आ जाए, बारिशों की वजह से आ जाए, या इर्द गिर्द के जो हमारे पहाड़ों से जैसे बलूचिस्तान से पानी आ गया, पंजाब से आ गया, या कई दीगर इलाकों से, तो उसको हम कैसे ड्रेन आउट करके जल्द से जल्द हम समंदर तक पहुंचाएं। तो उसमें हम जो नेचुरल हमारे वाटर वेज हैं जो या तो एबंडेंट थे उनको छोड़ दिया गया था, या वो कुछ ऑक्यूपाइड उस पर कब्जे भी थे, तो वो भी हमारी कोशिश है कि वो जो पुराने नेचुरल वाटर वेज हैं कुदरती, जो क्या बहुत फ्लोज होते थे पानी का, जो कितना भी पानी आ जाए वो बह के अरेबियन समंदर तक पहुंच जाता था, तो हम उस पर मुख्तलिफ हिकमत अमलीज़ हैं हम बना रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। ये भी है कि जो बड़े डैम हैं वो दुनिया में भी डिस्करेज किए जाते हैं, छोटे छोटे डैम बनाए, जिस तरह से ख़ास तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल के दादू जो ही इस तरफ पे अगर एक कोई डैम छोटा बन जाए जिसमें आप स्टोरेज करें और ये फ्लड से लोग बच सकें। जी बिल्कुल, इस पे काम होना चाहिए, लेकिन ये एक टेक्निकल इशू है, कहाँ डैम बन सकता है कहाँ नहीं बन सकता, और सिंध ज़्यादातर फ्लैट
आपको पता है कि लैंड है ज़्यादातर, और वो को बहुत ऊंचाई और पहाड़ी इलाके बहुत सिंध में कम हैं, और हैं भी तो डैम के लिए वो फीजिबल हैं, सूटेबल हैं या नहीं है टेक्निकली, ये एक बिल्कुल हारनका सिंध हुकूमत इस पर काम कर रही है। और छोटे छोटे डैम्स का प्रोजेक्ट है, कुछ जगहों पे बनाए भी गए हैं, आपको पता होगा, कुछ जगहों पे वो हमने एफर्ट भी किए, लेकिन ये भी एक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें जो बाकी जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उसके, उस पर ज़्यादा हमारी तवज्जो है, ताकि हम उसमें काम करें और आइंदा के लिए अगर इस किस्म की कोई तबाही आए तो उसके नुकसान कम से कम हों। देखिए तबाही ना है, ये एक ग्लोबल इशू है, ये तो पूरी इंटरनेशनल। हाँ, लेकिन अगर आ जाती है, जैसे ड्राउट आ गया पानी का, तो हमें वो जो क्रॉप पैटर्न जैसे मैंने कहा कि हमें चेंज करना पड़ेगा कि थोड़े से कम पानी में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी पैदावार हासिल कर सकें, और अगर कोई सैलाब आ जाते हैं तो किस तरीके से उस सैलाब के नुकसानात को कम करें और जल्द से जल्द पानी ड्रेन आउट होके अरेबियन सी समंदर तक पहुंच जाए। सर, आप यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के मिनिस्टर भी हैं। हमारी, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है उसकी जो प्रोडक्शन है, जो बच्चे वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? यकीनन हमारी वो लेवल नहीं है, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप ये जो आपने कंसर्न शो किया है, यकीनन ये हमारा आपका सबका कंसर्न है, लेकिन अब उसमें अगर आप इस बात को भी अप्रिशिएट करेंगे कि हमारी कोशिश है सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि हम तालीम को आम भी करें और उसके साथ साथ उसका मयार जो आपने पॉइंट रेस किया है इस वक्त, ये बिल्कुल बजा है। तो हम उसमें दोनों साइडों पे, हम दोनों एस्पेक्ट्स पे हम कोशिश कर रहे हैं, और किसी हद तक हम ये तो नहीं कह सकते कि उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी हम इसमें मराइल में हैं, शुरू के मराइल में हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का क्रेडिट है कि यानी 2008 से पहले, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अभी हाल ही की हुकूमत आई 2008 में, तो उससे पहले सिंध के अंदर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी उसका टोटल तादाद जो था वो टोटल कोई 11 था, जबकि इस वक्त 27 है, यानी 16 यूनिवर्सिटीज़ हमने पिछले 14 सालों में कायम किए हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें बेहतर तालीम हो, और फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट सेक्टर है, इस वक्त भी उसमें जो है हमारी कोशिश है कि हम उसको बेहतर करें और बेहतर तालीम मुहैया करें। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस देखें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के पहले भी थे, लेकिन मौजूदा पिछले जो 4 साल गुजरे उसमें यूनिवर्सिटीज़ बहुत बड़े मुआशी बहरान का शिकार रही मजमूई तौर पर, गवर्नमेंट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ थी पिछली हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, तो उसमें भी उसकी वजह से भी बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़े तालीम पे। ये कोविड आया उसके साथ भी उसने भी कोविड का इफेक्ट हुआ। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले असेंबली में कहा कि सिंध यूनिवर्सिटी की 10,000 एकड़ ज़मीन में से 1900 एकड़ जो है वो कब्जा है, और वो आप क्यों नहीं छुड़वा सकते? आपने खुद बात की। देखें, बिल्कुल ये हकीकत है, और वो हम कोई छुपाने वाले नहीं हैं। अगर हम एदाद और शुमार को छुपा दे कि जी इसको 1900 एकड़ को और 190 एकड़ भी दिखा देते या 19 एकड़ भी दिखा देते, जो सवाल पूछा गया था उसमें तो ये था कि जी ये है क्या, ये हकीकत है कि 19 एकड़ से ज़ायद ज़मीन जो है वो 19 या 20 या इस किस्म का जो उसमें जो कोई मेरे ख्याल में कोई फिगर थी। तो लेकिन ये जब मैंने इस पर थोड़ा मालूमात हासिल की तो कुछ ज़मीनें, कुछ ऐसे भी ज़मीनें थीं जब ये, क्योंकि ये आपको पता है कि बहुत 10,000 एकड़ बहुत बड़ी एरिया है, और कई देहs पे उर्दू में उसको मौजा बोलते हैं पता नहीं, तो वो मुश्तमल है, कोई एक आधा देह नहीं है, और बहुत बड़ी एक बहुत वसी रकबा है 10,000 एकड़ का। तो ये जब अलाट किया गया उस वक़्त भी अगर थोड़ा ये देख के किया जाता कि आया कोई इनमें कोई गाँव या कोई आबादियाँ तो नहीं है, कोई बसने वाले लोग तो नहीं है, कोई बस्ती तो नहीं है, कोई घर तो नहीं है, और कोई लोग बैठे हुए तो नहीं है। तो कुछ ऐसे भी हैं कि जो ऑलरेडी उस वक्त भी लोग बैठे हुए थे, ज़मीनें अलाट कर दी गई, ग्रांट कर दी गई, यूनिवर्सिटी को दे दी गई, लेकिन उसमें वो ज़मीन पहले से ही कुछ लोग थे जो आबाद थे। अब जाहिर है वो
कई सदियों से लोग बैठे हुए थे या बहुत पहले से बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी कब्जे हुए हैं बिल्कुल। लेकिन अब उसमें हमने पेशरफ भी किए, हमने लिखा भी है, लोग उसमें अब कई ऐसी जगह हैं जहाँ कब्रिस्तान बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, मस्जिद मसाजिद बनी हुई हैं। ये कब हुआ, क्या हुआ, ये आपको ये 70s से और से पहले से ही शुरू, जैसे जैसे यूनिवर्सिटी का ये सिलसिला शुरू हुआ तो हम अभी भी और अदालतों के स्टे ऑर्डर्स अभी भी 6 हम कोर्टों में गए हैं, इस वक्त भी 6 हमारे केसेस अल्तवा का शिकार हैं, हम हाई कोर्ट में गए हुए हैं कभी ये जो है हमें ज़मीनें जो है वो इसके लिए ऑर्डर दिया जाए। आपकी हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत है वो वजूद में इसलिए आई क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है वो यहाँ से प्रोटेस्ट किया, इस्लामाबाद गए अगेंस्ट महंगाई, लेकिन महंगाई डबल हो गई। बिल्कुल देखें, इसमें अगर हम ये ना करते, अगर महंगाई बिल्कुल बिलाशुबा बढ़ी है, इसमें बिल्कुल ये आम पब्लिक के लिए भी कंसर्न की बात है और हुकूमत के लिए भी, और हुकूमत उसको कम करने के लिए इक़दाम भी कर रही है। आज भी बहुत बड़े इक़दाम का ऐलान किया है, आपको पता है कि सूबाई हुकूमतों ने भी किए हुए हैं और वफाकी हुकूमत ने भी किए हैं। और फिर ये जो महंगाई हो रही है ये उस नाहल टीम की वजह से हो रही है। यकीनन अब हम बैठे हुए, हमें ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सब IMF की वजह से हो रही है। और IMF से जो मुआहदे किए थे, मुआहदे जो होते हैं वो रियासतों के दरमियान होते हैं, हुकूमतों और इदारों के दरमियान होते हैं। ये कोई ये नहीं है कि जी फ़लानी पार्टी के साथ है या फलां। तो जो खान साहब की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत जो मुआहदे कर गई, अब उस पर अमल दरामद के लिए हम पाबंद हैं जी, उस पर अमल करें। अगर ये हमने कोई नया मुआहदा नहीं किया। अगर आप पहले के दौर में जो हुकूमतें रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें रही हैं और फिर PMLN की हुकूमतें रही हैं, आप उनसे उस वक़्त में भी ये नहीं है कि IMF से वो नहीं होता था, IMF से मुआहदे होते थे, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी जो आवाम पे इतनी बर्डन डाले और आवाम के लिए या महंगाई का सबब बने। ये मुआहदे इमरान खान की हुकूमत के किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमें इस वक्त महंगाई से गुजरना पड़ रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके जो असरात हैं उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको किस तरीके से अवाम पे कम अज़ कम बोझ डाल के हम इसको निकाल सकें। ये पीडीएम वाकई जो है वो डर गई है इमरान खान से कि ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं ले रहे? देखिए, बिल्कुल ही नहीं डरते हम। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM की जो दूसरी जमायतें हैं, मेरे ख़्याल में बिल्कुल नहीं डरती। हम तो तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, हमने किसी बाई इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, हम तो तैयार हैं। और लेकिन उसके साथ हमारी कोशिश ये ज़रूर है कि जी पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम होनी चाहिए और असम्बलीज़ को अपने जो दौरानी हैं, जो टेन्योर्स हैं, टर्म्स हैं, वो पूरे करने चाहिए। और इंशाल्लाह जब असम्बली का टर्म पूरा होगा तो हम इंतखाबात में भी जाएंगे। उससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन कोई भी इंतखाब कराता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने क्या जादू चलाया कि कराची में भी जीत गए, हैदराबाद में भी जीत गए। इस्माइल राव साहब ने अपने इलाके में बहुत बड़े बड़े बुर्जों को गिरा दिया। क्या जादू क्या? देखें, ये जादू मैं समझता हूँ जैसे हम बहुत सारे मसाइल भी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात मसाइल हैं जिनको अभी तक हम हल नहीं कर पाए या जो हल तलब हैं या जिनकी तरफ हमने जो कोशिशें की हैं, इक़दाम किए हैं या फैसले किए हैं, उनके कोई खातिर खा नताइज नहीं आए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही वो पार्टी है, तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है सियासी, जो लोगों के साथ अपने साथ खड़ी है, लोगों की ओनरशिप करती है, चाहे वो कहत साली हो, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे कोई भी क्राइसिस हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लोगों के साथ है, जुड़ी हुई है, उसकी जो जड़ें हैं वो आवाम के साथ हैं। और हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पर सिंध के लोगों के मसाइल हैं वो हम हल करें। आपको पता होगा कि ये इलेक्शंस के जो नताइज हैं, इसमें बगैर अगर आपको कहीं से कंप्लेन आई हो, ये लोगों की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो है वो नताइज आए हैं। फहमीदा मिर्ज़ा साहब ने उस दिन मुझे कहा कि इस्माइल राव
राव साहब ने यहाँ पे इतनी बड़ी गैम्बलिंग की है कि मेरा अपना ही वोट निकाल दिया यहाँ से। देखें बोला बाकी तो बात की बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो काम इलेक्शन कमीशन का है। अगर कोई हम ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो ऊपर, अगर हुआ है, मुझे नहीं पता इस बात का इल्म, लेकिन अगर कोई हुआ है तो वो तो एलोकेट जो करते हैं ब्लॉक्स, जो वोट हमारे कई जगहों पे ऐसे हुए हैं, एक वोट दूसरी जगह चला गया, दूसरे का वोट तीसरी चला गया। हमें क्या, हम क्यों करेंगे? हमें तो लोगों पे यकीन है, अवाम पे यकीन है, और हमने लोगों के फैसले एक्सेप्ट किए हैं, कबूल किए हैं और आइंदा भी करेंगे। अगली इलेक्शन में आप अपना मुखालिफ किसको कंसीडर कर रहे हैं सिंध के अंदर, MQM, PTI या फंक्शनली? देखें, जो भी हो, मैं समझता हूँ कि हमें यकीन है, हमें अपनी पार्टी के हवाले से, और हमने जो जितना लोगों की खिदमत की है और लोगों के साथ जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत टॉप से लेके बॉटम तक, चाहे वो सेकंड लेयर हो पार्टी का, चाहे थर्ड लेयर हो, जहाँ जो हमारे कारकुन हैं, पार्टी है, तंजीम है, वो लोगों के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि हमें यकीन है कि जो भी हो मुखालिफ, कोई भी हो, हम सबका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। 2023 में आप इलेक्शन देख रहे हैं सर? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप कह रहे हैं कि 2023 में जो टाइम है उस पर इलेक्शन हो जाए? इंशाल्लाह, बिल्कुल, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल राहू साहब। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जहाँ भी रहे खुश रहते। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।